हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक, मज़े में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी। तो आज देखो अपन क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि क्या किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर तुम जैसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे जैसा अगर कोई और पढ़ना चाह रहा होगा तो उस पर भी पहुंचेगा, तो वो भी पढ़ पाएगा। और दूसरी बात ये कि तुम लोग के लिए एमसीक्यू का एक, जैसे ये अभी मैं बताता हूँ तो अभी थ्योरी प्लस कुछ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बताते हैं। तो उससे आपकी थ्योरी भी थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाती है, मतलब रिवाइज हो जाती है, पक्की हो जाती है। और एमसीक्यू भी एक प्रैक्टिस हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि एमसीक्यू किस टाइप से बन सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं। एमसीक्यू का एक प्रॉपर भी करेंगे जिसमें सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू कराऊंगा आपका आधा घंटा एक घंटा। तो उसमें आपका एमसीक्यू किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से लेके आपको पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे काफ़ी अच्छे से। तो ये एक चीज़ है कि एमसीक्यू का एक प्रॉपर रखूँगा। वो जब आएगा तुमको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू का एक प्रॉपर सेशन कब होगा, तो वो तुमको पता चल जाएगा जब आएगा। ठीक है? तो बने रहना साथ में, ताकि फिर हम लोग साथ में एमसीक्यू कर सकें, ढेर सारे क्वेश्चन कर सकें और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। अब जो आपके टॉपिक्स हैं, मैंने लास्ट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा दिया था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उसी से आगे आपका वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एमसीक्यू भी अच्छे बनते हैं। तो एमसीक्यू भी देखेंगे, टॉपिक भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो लाइक कर दिया करो। क्यों? उससे ये होता है कि मान लो जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हारे जैसा अगर कोई और अगर पढ़ना चाह रहा होगा तो उस पर भी ये पुश होगा। तो भाई, अपने साथ साथ किसी दूसरे का भी तो भला कर सकते हो, तो कर दिया करो भाई। शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक? मैं बुरा नहीं मानूंगा। चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो। हाँ जी, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी। तो अगर याद करो, वो बातें, वो रातें, वो बरसातें, खैर, तो अगर याद करो तो मैंने बताया था कि एक आपका एक टॉपिक हुआ करता था क्या हुआ करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर था, उसमें था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। तो किस वो उसमें हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, ठीक? तो उस पर कुछ टॉर्क एक्ट करता था, वो डाइपोल टर्न होता था तो उस पर टॉर्क एक्ट करता था। ये सब पढ़ा था ना? वो टॉर्क आता था, कितना आता था? पी ई साइन थीटा आता था वो टॉर्क, है ना? तो ये होता था आपका, टॉर्क एक्ट करता था, किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। तो देखो यहाँ पे भी वही करना है, यूनिफॉर्म डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे भी जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ही हुआ है, ठीक? पर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है कि ये जो रोटेट हो रहा था, ये जो डाइपोल जो था, ये से टर्न हो रहा था, तो उसमें वर्क डन कितना लग रहा था, मतलब कितना वर्क डन लग रहा था उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसे रोटेट कराने में। तो कितना वर्क डन लग रहा था ये निकालना है। टॉर्क तो अपन लोग पीछे निकाल के आ गए, अब वर्क डन कितना हो रहा है वो निकालना है, ठीक? तो ये देखते हैं, समझते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, इसी डायग्राम को रेफरेंस लेके बताता हूँ कि क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है। और डाइपोल में जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, वो इस तरफ है, ये है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बिल्कुल ठीक। अब क्या है आपका, अगर हम ये एंगल हॉरिजॉन्टल से θ1 ले लें और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से θ2 ले लें, ये होता है। ये एंगल θ1 ले लें, मतलब क्या हुआ कि पहले हमारा डाइपोल ऐसे रखा है, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इनिशियली डाइपोल को ऐसे रखा, हमने इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कैसे रखा? ऐसे। बट कुछ देर बाद क्या हुआ, वो डाइपोल क्या हुआ, एक सेकेंड, ये तो कलाकारी हो गई, हाँ। कुछ देर बाद क्या हुआ, वो डाइपोल रोटेट करने लगा ऐसे। तो पहले वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था? θ1। फिर जब वो रोटेट हो गया
तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाने लगा, θ2। तो ये एंगल आपका इनिशियल है, ये एंगल आपका फाइनल है। हॉरिजॉन्टल से ही हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब देखो क्या चीज़ें हैं, आपने वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल, सबसे पहली चीज़ आपको वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क क्या निकालना है, वर्क डन तो निकालना है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आपने यही पढ़ा है, यही सुना है ना। जनरल फॉर्मूला तो यही होता है। पर यहाँ पे ना फोर्स आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट पता है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो भाई करना क्या है, तो देखो इसमें क्या करने का है। इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, ये शायद आपने देखी नहीं होगी, समझी नहीं होगी। सबसे पहले अपन निकालेंगे वर्क डन फॉर रोटेटिंग डी थीटा एंगल। ठीक, मतलब हमने बहुत हल्का सा रोटेट कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं किया। मान लो डाइपोल ऐसे रखा है, तो अभी हमने बहुत हल्का सा रोटेट किया, डी थीटा एंगल इतना रोटेट किया। आपको पता है वो रूल, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो वही स्मॉल मिलाएंगे, छोटे का निकाल ले रहे हैं डी थीटा का। फिर टोटल एंगल जितना भी टोटल एंगल का रोटेशन होगा, वो तो फिर बाद में हम लोग लिमिट्स लगा ही लेंगे, θ1 से θ2। तो पहले स्मॉल एंगल का निकालते हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए वर्क डन निकालना है। अब देखो स्मॉल एंगल के लिए वर्क डन निकालोगे तो वो हो जाएगा DW। ठीक, किसी भी स्मॉल चीज़ के लिए अगर वर्क डन निकालते हैं तो DW होता है। अब DW का फॉर्मूला क्या होगा, ये गौर से देखना। DW का फॉर्मूला होगा टाउ इंटू डी थीटा। अब तुम कहोगे भाई ये कहाँ से आया सर, अपने मन से फॉर्मूला लिख देते हैं, सर को कुछ आता नहीं है, सर को भगा दो। ऐसा नहीं भाई, ये फॉर्मूला तुम्हारा आया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से आया है। जो आपका जनरल फॉर्मूला है ना, ये जो आपने पढ़ा है बचपन में जब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, तो जब ये जो फॉर्मूला है उसी से आया है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी से आपका ये फॉर्मूला आया है। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं हैं, ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, एक जैसे ही हैं। पर इसका डेरिवेशन दिया नहीं हुआ है, तो डेरिवेशन पे आपको घुसना भी नहीं है, डेरिवेशन पे आपको इस पे पढ़ना भी नहीं है। इसकी डेरिवेशन इस पे क्या है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर क्यूरियोसिटी है तो कर सकते हो, बट एज वी नो क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, मतलब बहुत पॉपुलर सेइंग है, अगर सुना नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर इसका कुछ प्रूफ देखना चाहो कि भाई ये कहाँ से आया, यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे बना, प्रूफ देखना चाहो देख सकते हो। पर अभी फ़िलहाल हमको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें हमारा टाइम होगा वेस्ट फ़िलहाल के लिए। बाकी अगर इंटरेस्ट रखते हो तो देख लो, देख सकते हो। तो इसलिए ये फॉर्मूला भी 100% करेक्ट है, वर्क पे ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कोई झोल नहीं है, पूरा करेक्ट है। तो जिस तरह आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, उसी जगह आपको अगर दिमाग में रखना है तो फोर्स की जगह पे टाउ मान लो, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी थीटा मान लो। ठीक, तो एक पैरेलल आपको मिल गया, कि एक रेफरेंस मिल गया। फोर्स की जगह पे टाउ लिख दो, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी थीटा लिख दो। तो इसमें ये फॉर्मूला इसी में काम आ रहा। तो ठीक है, अब हमने ये याद करो, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चीज़ जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ टॉर्क लगता है। तो वो टॉर्क क्या लगता था, वो टॉर्क लगता था PE साइन थीटा। तो वही टॉर्क यहाँ लगेगा, PE साइन थीटा डी थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही काम करना है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा ये देखो, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो इनिशियली डाइपोल का एंगल क्या बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, θ1। अब वो θ1 से कहाँ पे जा रहा है, θ2। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1, ठीक, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हो रहा है वो निकालना है। तो हमारी जो वर्क डन हो जाएगा, देखो DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा W, और W हो जाएगा, देखो P कांस्टेंट रहेगा, तुम्हारा डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करने नहीं वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है।
ठीक, तो साइन थीटा दी थीटा, और लिमिट्स क्या है आपकी, थीटा 1 से जा रहा है थीटा 2 में, थीटा 1 से जा रहा है थीटा 2 में, तो आपकी लिमिट्स हैं थीटा 1 थीटा 2। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी ई माइनस कॉस थीटा और लगा दो लिमिट्स थीटा 1 थीटा 2। तो अब लिमिट्स लगा दी, अब इस लिमिट्स को सॉल्व करना आप जानते हो, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स, अगर नहीं भी जानते हो तो एक बार बता देता हूँ मेरे बायो वाले बच्चों के लिए, अगर बायो वाले कुछ हैं तो आप देखो, वैसे आपको पता ही होगा, अब इतनी फिजिक्स लगा ही ली होगी तो अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, 11th में भी ये सब चीज़ें, पर 11th में इंटीग्रेशन नहीं होता था। हाँ खैर, तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस नहीं, पी ई ब्रैकेट में देखो थीटा 2 पहले रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा थीटा 2 पहले रखा, फिर माइनस साइन लगाया, फिर ये माइनस कॉस थीटा 1 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, तो थीटा 2 पहले लिखा, फिर माइनस थीटा 1 बाद में लिखा। ठीक, तो इस तरीके से अपन निकालते हैं, ये सब चीज़ें तुमको मालूम होगी भाई। तो ये हो जाएगा पी ई माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला इज पी ई द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपका आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जनरल फॉर्मूला है। अब आप किसी भी एंगल से किसी भी एंगल पे जा रहे हो तो वो एंगल रख दो, वो एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर वही चीज़ है कि अगर हमने इनिशियली ले लिया थीटा 1 क्या है 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स थीटा, मतलब हमने इनिशियली डाइपोल अपना ऐसे रखा हुआ है, ठीक 0 डिग्री पे, और फिर हम यहाँ से रोटेट कर रहे हैं मान लो किसी यहाँ पे, ठीक, तो हमारा थीटा 1 क्या है 0, थीटा 2 क्या है थीटा, तो थीटा 1 की जगह पे 0 रख दो, थीटा 2 की जगह पे थीटा रख दो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर थीटा 1 की जगह पे ऐसे 0 रखेंगे, मतलब है ना कॉस 0 रखेंगे, तो कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 होता है 1, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स पी ई कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस थीटा 2 की जगह पे रखेंगे सिर्फ थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, मतलब जब आपका डाइपोल इनिशियली हॉरिजॉन्टली रखा हो, जब आपका डाइपोल इनिशियली ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, तब के लिए फॉर्मूला, ये एक पर्टिकुलर केस वाला फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला तो आपका यही है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसी को ध्यान में रखोगे तो बहुत है, ये तो एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला हो गया, तो एज सच कोई बात नहीं। तो ये था बेसिकली, अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसी से रिलेटेड अभी आगे का टॉपिक है, क्या है, ये तो हमने निकाल लिया वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अगला टॉपिक देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपने जनरल, आपने जितनी भी डेफिनेशन था बचपन से पढ़ते आए हो, तो उसमें यूजुअली आपकी डेफिनेशन, मोस्ट कॉमन डेफिनेशन क्या होती है कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। गौर किया होगा कि मतलब इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, तो ऐसे ही आपकी डेफिनेशंस बनती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जो भी चीज़ आपने कभी डिफाइन करी हो, आप 10th की बुक उठा के देखना, 11th की देखना, अगर मोस्टली जो पोटेंशियल एनर्जी जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम लोग वर्क डन निकालते हैं, फिर वो वर्क डन इज सेव्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। भाई वर्क और एनर्जी आपके इक्विवेलेंट ही हैं, ठीक, तो यही चीज़ हम इसमें भी करेंगे। हम अपने को क्या पता है, वी नो दैट वर्क डन इन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको निकालने के लिए वी नो दैट वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज, एक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 शुड बी 90 डिग्री एंड थीटा 2 शुड बी थीटा।
तो मतलब क्या हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आपका जो डाइपोल है इनिशियली परपेंडिकुलरली रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो भाई कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना ही होता है ना कहीं से शुरू करोगे। तो शुरू करने के लिए ये इनिशियली कहाँ पे लिया गया है, डाइपोल इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली इसको 90 डिग्री पे रखा गया है, तो इसलिए थीटा 1 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से चाहे आपका डाइपोल इधर जाए चाहे इधर जाए, तो वो अगला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस रखने पे इस फॉर्मूले में अपनी पोटेंशियल एनर्जी विल बी पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, तो ये u इक्वल्स पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो हमने थीटा 1 की जगह 90 रखा, थीटा 2 की जगह पे थीटा रखा। तो कॉस 90 आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 0 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक, और देखो अगर तुम्हें याद हो वेक्टर्स, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो वेक्टर में याद करो तो क्या होता था। ये देखो P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर याद हो तो एक ये फॉर्मूला याद है A डॉट बी, ये क्या होता था, ए बी कॉस थीटा हुआ करता था। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें, तो वो आता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह ये पी ई कॉस थीटा आ रहा है, विच इज, अगर ये नेगेटिव साइन को हम ना देखें, नेगेटिव साइन के अलावा जो इतना पार्ट है, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी रिटन एज पी डॉट ई। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हो जाएगी माइनस पी डॉट ई। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी डॉट ई, दोनों तरह से बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ क्या है, हाँ जी, अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी हमने अभी देखा कि एक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे। पर अगर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या मतलब हुआ कि जो चार्जेस है हमारे पास कुछ, उनको असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस चलाएगा। कि मतलब अलग अलग जगह पे इन्फिनिटी पे चार्जेस रखे हुए हैं, उनको एक सिस्टम में लाना, उनको असेंबल करना था ना, एवेंजर्स असेंबल। तो बस उनको असेंबल करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगने की है, जितना भी वर्क डन होने का है, वो वर्क डन अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहलाएगा। और वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये तुम लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अभी मैंने कोशिश करी थी, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, छोड़ो। ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये लिखा हुआ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अभी तुमको ये समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। खैर, तो देखो इस पर मैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ एक पहले, तो वो उस वीडियो की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मात्र 5 मिनट की वीडियो है, एक बार देख लोगे तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे जितना ज़रूरत है मैं उतना बता रहा हूँ, उसको एक बार देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें विद एग्जाम्पल भी मैंने बताया हुआ है, तो वो भी देखना। और क्योंकि 5 मिनट है यार, 5 मिनट तो खर्च कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमने क्या कर सकते हैं इसमें देखो क्या है कि अपने पास इन्फिनिटी पे चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ये भी रखा है इन्फिनिटी पे, ये भी रखा है इन्फिनिटी पे। ठीक, अब हम लोग क्या करते थे, चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे, तो वो याद करो तो उसमें एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, है ना। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस A पॉइंट तक अगर हम लाना चाह रहे हैं, ठीक, अगर हम चाह रहे हैं कि इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक ले आए, ठीक, तो अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लाए, तो अब देखो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। इनिशियली इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
है ना। इनिशियली इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई क्यों होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एग्जिस्टिंग चार्ज की वजह से होती है ना। तो यहाँ पे कोई चार्ज पहले से एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पे तो जगह खाली है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इनिशियली यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यानी इस चार्ज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है, छोटी छोटी बात में अगर बताऊं तो यहाँ इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क डन हुआ, अगर हम उससे W1 लिखें तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो हो जाएगा 0। तो देयर इज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बिकॉज इनिशियली देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पर अब क्योंकि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला चुके हैं, तो अब हम इस चार्ज को यहाँ से कहाँ ला चुके हैं? इस ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट पे अब ये Q1 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ये Q1 चार्ज इस ए पॉइंट पे आ जाएगा, अब इस ए पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब भाई ये चार्ज यहाँ पे लग गया, अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग गई। अब अगर Q2 चार्ज को तुम यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाओगे, अब Q2 चार्ज को तुम यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तुम्हारे पास क्या होगी? एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि अब देखो Q2 चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई है, तो अब Q2 चार्ज पे फोर्स भी लगेगा और इसमें वर्क डन भी होगा। तो Q2 चार्ज पे जितना वर्क डन हो रहा है उसे हम लोग ले लेते हैं W2। ठीक। और एक और बात देख लो, यहाँ A पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया R। ठीक। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज विल बी V1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। तो इस P पॉइंट पे इस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक। अब यहाँ पे जो इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है वो है W2। ठीक। और W2 क्या होगा? W2 होगा आपका, W2 विल बी Q2 इंटू V1। अब ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, W अपॉन Q नॉट इक्वल्स V। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स Q नॉट V। यहाँ पे W क्या है? वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज जो हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं। V क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ पे डेवलप होता था। यही होता था ना, डेरिवेशन में देखा होगा। तो अब इसको इससे थोड़ा सा रेफरेंस करो। W क्या है? W2 यानी वर्क डन ऑन दिस चार्ज। Q2 है आपका टेस्ट चार्ज, यानी जो चार्ज इन्फिनिटी से लाया जा रहा हो। तो इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज लाया जा रहा है? Q2। तो Q2। V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप बाय दिस चार्ज ऑन दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा V1। तो इसलिए W2 इक्वल्स Q2 इंटू V1। अब टोटल वर्क डन निकाल लो, W1 प्लस W2। अब W1 तो अपने को पता है, जो इनिशियल वर्क डन था वो 0 है। ठीक। तो इनिशियल वर्क डन 0 हो गया, तो बाकी W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R तो इसका, और Q2 मल्टीप्लाई हो गया इसका। ठीक। ये यहाँ से Q2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, एक सेकेंड, हाँ ये Q2। तो इतना पार्ट तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और बाकी ये Q2 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आपका टोटल वर्क डन हो गया। अब यही अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू असेंबल दीज टू चार्जेस। अब यहाँ सिर्फ दो चार्जेस की बात हो रही, तो इन दोनों चार्ज को असेंबल करने में जो टोटल वर्क डन हुआ वो ये हुआ। तो इट मीन्स दैट द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस, यानी इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R।
तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबलिंग दीज टू चार्जेस, दीज टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इनको असेंबल करने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर दो से ज़्यादा चार्ज होते तो, अब मैं कहता तीन चार्ज होते, मान लो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती? तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए करोगे पेयरिंग। क्या करोगे, पहले इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो, Q1 Q2, ठीक। फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, Q2 Q3 की। फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, Q3 और Q1 की, ठीक। तो ऐसे तीनों पेयर का निकाल लो और तीनों को ऐड कर दो, तो ये आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाएगी, ठीक। तो इस टाइप का आपको उस वीडियो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से देखना, आपको उसका एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। और अभी हम लोग MCQ भी करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो देखते हैं अब आगे वाली चीज़ें, इसके आगे क्या चीज़ें हैं। अब देखो इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे आपका है MCQ। अब देखो MCQ क्या है इसमें, चार्ज वन Q1 इक्वल्स प्लस Q एंड चार्ज टू Q2 इक्वल्स 2Q। तो यहाँ पे दो चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2, ये फिगर है। क्वेश्चन है विच चार्ज हैज़ द हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पूछ रहा है विच चार्ज हैज़ द हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन दैट ये जो Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, इन दोनों में से हायर पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बेसिकली तुमको निकालने को कह रहा है बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन रही है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन रही है। तो किस में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो निकालते हैं। तो U1 एंड U2 मान लो, U1 एंड U2 मान लो। U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कैपिटल Q एंड Q1 विच इज दिस, एंड U2 इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कैपिटल Q एंड Q2 विच इज प्लस 2Q। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है Q, तो ये लिख देंगे Q, और डिस्टेंस क्या है R, तो अपॉन R, ठीक। U2 निकालो इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2 की वैल्यू क्या है 2Q दिया हुआ है, तो ये 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना है 2R, तो 2 से 2 पहले बात कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गौर करो इन दोनों को, देखो ध्यान से, U1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q अपॉन R, U2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q अपॉन R। देख रहे हो दोनों को, दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है नहीं। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आता है, तो यहाँ से हमने ये जाना कि नशे नहीं करने चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, किसी प्रकार के नशे नहीं करने चाहिए। चलो ये तो ऑफ टॉपिक हो गया। यहाँ से हमने ये समझा कि U1 एंड U2 बराबर हैं, यानी हायर और लोअर पोटेंशियल पे कोई नहीं, दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है, हायर लोअर पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनमें से किसी की ज़्यादा कम नहीं है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। यानी अगर इन तीनों में से ऑप्शन देखो तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ हैव सेम एनर्जी। तो ना ही Q1 की ज़्यादा है ना ही Q2 की ज़्यादा है, दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो क्वेश्चन। अब देखो ये जो फिगर देखा ना तुमने, ये वाला, अब इसी फिगर को यूज़ करके मैं दूसरा MCQ भी बता सकता हूँ, इसी सेम फिगर को यूज़ करके आपका दूसरा MCQ बन सकता है। अब देखो कैसे बन सकता है, इसी से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। दिखाता हूँ अगला MCQ, देखो अगला MCQ देखो, ये देखो सेम फिगर है। तो देखो एक ही चीज़ को यूज़ करके आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हो, और उसमें बस थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, यहाँ पे हायर पोटेंशियल यानी V निकालना है, ठीक। तो बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। तो मतलब देख रहे हो आपका हल्का फुल्का चेंज करके आपका क्वेश्चन कैसे बदला जा सकता है, एक ही तरह का क्वेश्चन किस तरीके से दूसरे तरीके में बदला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अ चार्ज Q इज एट द ओरिजिन, ये चार्ज को अपन ने ओरिजिन पे मान लिया। चार्ज Q1 इक्वल्स Q, यानी Q1 की वैल्यू Q के बराबर, एंड चार्ज Q2 इक्वल्स 2Q, तो इसकी वैल्यू 2Q के बराबर। इफ ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, ये चार्जेस पॉजिटिव लिए गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव है। विच चार्ज इज एट द हायर पोटेंशियल, अब पूछ रहा है ये जो चार्जेस लिए गए हैं इनमें से हायर पोटेंशियल पे कौन सा चार्ज है।
क्या Q1 हायर पोटेंशियल पे है या Q2 हायर पोटेंशियल पे है? तो कौन सा चार्ज है जो हायर पोटेंशियल पे है? तो अब मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो दोनों पे पोटेंशियल निकाल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकलेगा? इस चार्ज की वजह से निकलेगा। क्यों? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एट ए पॉइंट, पहले तो ये निकलेगा V1, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एट बी पॉइंट, तो इसकी वजह से यहाँ पे V2 निकलेगा। ठीक, तो इनको मैंने ले लिया V1 एंड V2। तो V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A एंड V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चार्ज की वजह से हैं, ठीक है, Q चार्ज की वजह से हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है R, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा। V2 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन, कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा 2R, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2R, तो हो जाएगा 2R। अब दोनों को गौर से देखो, गौर से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? गौर से देखोगे तो तुम्हें अपना भविष्य नजर आएगा। तुमको अपना भविष्य कैसे नजर आएगा? क्योंकि अगर देखोगे, समझोगे, समझ में आएगा तो तुम्हें आएगा कि हाँ मैं कर ले रहा हूँ। नहीं देखोगे, नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें नजर आएगा कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, तो देखो यहाँ पे गौर करो, R और 2R में बड़ा कौन है? 2R। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, है ना, जिसके नाम बड़े हैं उसके दर्शन छोटे हैं। तो वही है, इसका नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा है। तो यानी ये जो आपका V1 है ये ग्रेटर देन V2 होगा। क्यों? क्योंकि सिंस 2R इज ग्रेटर देन R, भले आपका डिस्टेंस, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम पोटेंशियल, सिंपल सी चीज़ है। तो सिंस 2R इज ग्रेटर देन V, देन 2R इज ग्रेटर देन R, देयरफॉर V2 इज स्मॉलर देन V1, यानी हायर पोटेंशियल पे क्या है? V1, और V1 पे कौन सा चार्ज है? Q1। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है वो हायर है, यानी Q1 इज द राइट आंसर, क्योंकि Q1 क्या है? हायर पोटेंशियल पे लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है विच चार्ज इज एट द हायर पोटेंशियल, तो Q1 चार्ज हायर पोटेंशियल पे बैठा हुआ है, तो आंसर आपका ए है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड A। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है A, ये ठीक, ये इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अब चार्ज रखा गया है Q एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस। ठीक, तो हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा गया है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी इस तीनों चार्जेस के जो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था वैसा ही आया। अब इसमें तुमको पता है क्या करना है, पहले इन दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और उसके बाद फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो पेयरिंग करो, पहले इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों का निकालो। फॉर्मूला तुम्हें पता है, जनरल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें Q1 और Q2 दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर ही हैं, तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, पहले U1 निकालो, ये चीज़ ध्यान, ये चीज़ बाद में देखना, ये तो यही चीज़ मैंने सिंप्लीफाई करके लिखी है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपके यही चीज़ सिंप्लीफाई करके लिखें। देखो U1 क्या है? U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने K मान लिया। ठीक, तो K Q इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस है A, डिस्टेंस क्या है? A है, तो Q स्क्वायर अपॉन A, ये U1 हो गया। U2 क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो वो हो गया K Q इंटू Q अपॉन A, ये भी हो गया K Q स्क्वायर अपॉन A। U3 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में। तो देखो मैग्नीट्यूड तो देखो दोनों का सेम है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, Q1 Q2 की जगह पे ये दोनों रखोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो K Q स्क्वायर अपॉन A, डिस्टेंस कितना है? A, डिस्टेंस कितना है? A।
तो देखो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने क्या बताया था, तीनों का निकालो और उन तीनों को ऐड कर दो। तो u इक्वल्स u1 प्लस u2 प्लस u3, तीनों को ऐड करोगे तो देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी सब ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा k 3q स्क्वायर अपॉन a। तो भाई 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 बार 1 ऐड किया तो 3 हो गया, बस वो हो गया 3q स्क्वायर अपॉन a। अब ये आपका आंसर आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही। अब इनमें से मैच करो किससे मैच कर रहा, इसका क्या है k 3q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन a है। ये क्या है k 3q अपॉन a, 3q अपॉन a। ये क्या है k 3q स्क्वायर अपॉन a, और d क्या है ऑप्शन 1/4πε0 3q अपॉन a स्क्वायर। अब देखो इनमें से इससे कौन सा मैच कर रहा है, k 3q स्क्वायर अपॉन a, तो देखो ऑप्शन c k 3q स्क्वायर अपॉन a, यानी 1/4πε0 3q स्क्वायर अपॉन a, ये मैच कर रहा है आपका इससे, यानी कि ये है सही आंसर। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में तुमको ये दिख रहा होगा, है ना। अब देखो जो एनिमे फैंस हैं, एनिमे फैंस के लिए तो ये बहुत ही जानी मानी चीज़ होगी। ठीक, तो ये तो भाई जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता तुम इसको सिर्फ एक एज अ डायग्राम समझो। ठीक, ऐसा डायग्राम ये बस मैंने दिया है। ठीक, तो इसको तुम एज अ डायग्राम समझो, जिनको पता है उनको पता है ये क्या है भाई, ये अपनी शारिंगान है। मैंने कहा तुम लोग को आज अपनी शारिंगान दिखाता हूँ। ठीक है, चलो शारिंगान का यूज़ मैं फिजिक्स समझाने में कैसे यूज़ करता हूँ देखो। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 small spheres each carrying a charge q are placed on the circumference of a circle। ठीक है, तो कह रहा है 3 small spheres, तो यानी 3 छोटे छोटे स्पेयर्स ले लिए हमने। ठीक, आर ऑफ चार्ज कैरिंग q, सबके पास कितना चार्ज है q। ठीक, आर प्लेस्ड एट अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अगर हम ये सर्कल का सर्कमफेरेंस माने तो इस पे रख दिए गए हैं, ऑफ रेडियस r, यानी सेंटर से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है r, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो। ठीक, टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ये जो चार्जेस हैं ये क्या बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, विच मीन्स इस तरीके से। ठीक, फिर पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर, यानी सेंटर पे, इस सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो आप इस सेंटर पे निकाल सकते हो। तो देखो कैसे करोगे इस चीज़ को, सबसे पहले तो समझो कि एक ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है जिसके 3 वर्टेक्स हैं, अगर तो तीनों वर्टेक्स पे जो चार्ज है वो दिया है q q q। ठीक, आपको कह रहा है इस सेंट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है r, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया है r, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस दिया है r। ठीक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो तो E1 हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो तो ये E2 हो जाएगा। ठीक, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो वो E3 हो जाएगा। ठीक, E1 E2 E3 मान लिया। अब E1 E2 E3 की वैल्यू लिख देते हैं। E1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r, तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, E2 निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, देखो तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा k q अपॉन, अब देखो डिस्टेंस भी तीनों का सेम है तो ये r स्क्वायर, और E3 भी यही हो जाएगा। ठीक, तो E1 E2 E3 ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात आती है कि इनका डायरेक्शन देखते हैं अपन। अब इसका डायरेक्शन देखना, तुम गौर से देखना। अब देखो, अब यहाँ पे Q का कोई वो नहीं दिया हुआ है, Q का कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब Q को हम लोग एज अ पॉजिटिव चार्ज मान ले रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इस चार्ज की वजह से इसकी जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर। इस चार्ज की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर।
और इस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो E1 E2 है ना एंड E3, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तुमको, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन दोनों का कंपोनेंट निकालना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, इनको रिजॉल्व करना। तो देखो जब इनका तुम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे, तो अगर तुम ये हॉरिजॉन्टल मान रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारे ये E3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर ये E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये E3 का वर्टिकल कंपोनेंट और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट, देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। क्योंकि देखो इक्वल तो ये तीनों हैं ही, E1 E2 E3 इक्वल तो हैं ही। ठीक, अब देखो ये इनका साइन थीटा भी इक्वल ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होके मान लो आ रहा है E डैश। ठीक, अब ये क्या आएगा, देखो इसको तुम डिटेल में घुस सकते हो, मैं तुमको उसके लिए हिंट दे दूंगा, अभी एक हिंट दे दूंगा, तुम उससे खुद से निकाल सकते हो। तो मान लो मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मान लो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ऐड किया वो आ रहा है E डैश। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो E डैश आएगा ऊपर की ओर, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है आपका E1, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और ये दोनों ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या होगा, आपका E डैश और E1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो E1 से कैंसिल हो गया। ठीक, तो यानी आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, देख रहे हो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो कितनी आ रही, जीरो आ रही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ रही। अब देखो जीरो कैसे आ रही, ये सब कैंसिल कैसे हो रहा, उसके लिए हिंट दे देता हूँ तुमको। देखो E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, E3 का डायरेक्शन इधर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बन रहा है पहली चीज़। ठीक, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक, अब ये तीनों सेम एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। वो भी मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इसको रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे ये देखो मिड से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये एंगल 60, ये एंगल 60। ठीक, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, E2 cos 60, ठीक, और E3 cos 60। ठीक, अब दोनों को ऐड करोगे तो ये E डैश, जो मैं E डैश बता रहा था, ये E डैश जो मैं E डैश बता रहा था वो क्या आएगा, E2 cos 60 प्लस E3 cos 60, है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, E2 और E3 बराबर हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, E डैश इक्वल्स 2E2 cos 60। अब E2 लिखो या E3 लिखो, यहाँ पे अगर cos 60 की वैल्यू रखोगे तो देखोगे कैंसिल हो जाएगा, तो E डैश इक्वल्स E2 आ जाएगा, विच मीन्स E डैश और इक्वल्स E1 हो जाएगा। तो इसको एक बार करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं घुसना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखो कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला, इन दोनों का हमने कंपोनेंट निकाला इधर। ठीक, वो आया E डैश, और वो जो E डैश था वो E1 के क्या था, वर्टिकली अपोजिट था और इक्वल था। तो यानी ये दोनों कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, यानी जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही हैं, विच मीन्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए पहले ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इन दोनों में से ही होगा सही आंसर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को जीरो मिल गई, तो अब देखो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली निकल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, तुम तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो बस, और तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे, ये 3 चार्जेस थे, ठीक, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक। किसने सोचा था कि शारिंगान पे ऐसे तुम्हारा फिजिक्स एक्सप्लेन करी जाएगी। खैर, तो ये चार्ज है क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ठीक। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो V1, इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V3, ठीक। तो V1 V2 V3 निकालो, V1 आ जाएगा K यानी 1/4πε0, Q इस चार्ज की वजह से आ रही, तो ये हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितना है R, Q अपॉन R। V2 क्या हो जाएगा, देखो तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है, तो ये भी सेम हो जाएगा, K Q अपॉन R, V3 इक्वल्स K Q अपॉन R, और तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक, तीनों चार्जेस का साइन भी सेम है, पोलैरिटी भी सेम है। तो अब टोटल पोटेंशियल निकाल लो, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, सेम क्वांटिटीज हैं, तो ये हो जाएगा K 3Q अपॉन R, यानी इसको अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स 1/4πε0, ठीक, 3Q अपॉन R, तो यानी ये क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर, ठीक, सेंट्रल पॉइंट पे। तो इसको मैच करो, इनमें से किससे मैच हो रहा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए आखिरी वाले, इसको क्या है, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 3Q का होल स्क्वायर अपॉन, मतलब 3Q का स्क्वायर अपॉन R, ऐसे हो गया, ठीक। ये तो मैच नहीं कर रहा, इसको देखें 1/4πε0 3Q अपॉन R, हाँ जी, तो ये अपना मैच कर रहा है इससे, देखो, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये अपना सही आंसर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है ये, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आ रही थी, 0, ठीक, तो अपना ये वाला आंसर सही है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट भी था, न्यूमेरिकल भी था, काफ़ी चीज़ें लग रही थी, ठीक है, डायरेक्शन भी देखना था, रिजॉल्व भी करना था, तो क्वेश्चन एक थोड़ा सा फुल फ्लेजेड था, आपको मेहनत कराने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे था। अब आगे आगे, हाँ आगे भाई तुम्हें पता है, चलता हूँ मैं। तो देखो क्या करने का है, और ऐसे ही MCQs एक प्रॉपर MCQ का मैं लाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करना, बिल्कुल एकदम आराम से चिल होके पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगला जो हम लोग के आगे टॉपिक्स आने वाले हैं वो और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बढ़िया होने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहना, लाइक करना, शेयर करना। चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। भाई cos 90 सबको पता है, cos 90 क्या होता है, 0 नील बटे सन्नाटा, तो ये हो जाएगा PE 0 माइनस कॉस थीटा, तो अब इसको लिख सकते हो माइनस PE कॉस थीटा, हाँ जी। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल वो होता है जिसके दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, तो वो डाइपोल होता है, भूल ना जाना। खैर, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये फॉर्मूला गौर से देखो, ये फॉर्मूले से कुछ याद आ रहा है, PE cos थीटा। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, हाँ जी। एक सेकेंड, कुछ मैं देखना चाह रहा हूँ, हाँ सही है, सब सही है। तो दोनों क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। एक सेकेंड, आपका ये क्या है, एक चीज़, हाँ जी, तो दोनों क्या हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक, पहली चीज़। तो अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा होगा, तो ये AB cos थीटा अगर लिखा होता था तो ये किसका फॉर्मूला होता था, A डॉट B का फॉर्मूला होता था। तो बस AB cos थीटा क्या है, ये जो PE cos थीटा है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो, माइनस P डॉट E,
तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ डाइपोल, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कहानी थी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर इसी टॉपिक को लेके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप और अच्छे से समझ जाओगे। वो एक बार देखना, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट उसमें देखना, आराम समझ जाओगे। तो यहाँ पे भी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए अच्छा है। वहाँ पे एक बार देखोगे, समझोगे, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ जो है वो बताता हूँ फिलहाल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है? पहले द अमाउंट ऑफ वर्क required to assemble a system of charge taking from infinity is called potential energy of system of charges। मतलब क्या है कि कुछ चार्जेस हैं, उनको आपने इन्फिनिटी से असेंबल करने में, मतलब इन्फिनिटी पे रखा है और असेंबल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? अगर आप इन्फिनिटी से उन्हें असेंबल कर रहे हो तो जितना वर्क डन लग रहा है वो कहलाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, असेंबल करने में जितना वर्क डन हो रहा है वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को असेंबल करने में जितना वर्क डन होता है वो कहलाता है। ठीक, अब ये क्या होता है ये बताता हूँ। एक चीज़ और, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से वही मैं देखना चाह रहा था कि लैग तो नहीं हो रहा है। अगर लैग हो रहा होता है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, पर लैग नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। मेरे एंड से तो नहीं हो रहा है शायद, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो कैसे होता है। मान लो हमारे पास दो चार्जेस रखे हैं, Q1 Q2, ये भी इन्फिनिटी पे रखा है, ये भी इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक, दोनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। अब आपको क्या कह रहा है? अगर यही तो चार्जेस को असेंबल करने में जितना वर्क डन लगेगा वही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो असेंबल करना है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों को एक सिस्टम इनका बनाना है आपस में। तो अगर हम ये चार्ज इन्फिनिटी पे है, इसको इस पॉइंट पे लाना है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो इनिशियली क्या है? इनिशियली नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई रिपल्जन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, एकदम फ्री है ये बंदा, ये जो Q1 चार्ज है एकदम फ्री है। आप पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई क्या बोलते हैं, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन ना हो, कोई अट्रैक्शन ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है, ना ही कोई रिपल्जन हो, तो तुम कितना आराम से एकदम फ्री होगे ना, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया अपने धुन में चलते रहोगे, है ना, फिर से उड़ चला। तो इसी तरह ये चार्ज है, इस पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्जन नहीं है। ये भाई अपना मस्त मौला है, एकदम फ्री है, एकदम नादान परिंदा है, हवा में उड़ना चाह रहा है। तो ये उड़ते उड़ते कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कोई नहीं रोक सकता। अब इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से कहीं पे भी एक पॉइंट पे आ जाए तो उसको कोई रोक थोड़ी नहीं सकता, कोई उस पर इन्फ्लुएंस करने वाला है थोड़ी नहीं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना वर्क डन कर रहा है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उस पर ना ही कोई फोर्स लग रहा है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है। तो अब फोर्स लग ही नहीं रहा है कहीं से, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो ना ही कोई अट्रैक्शन, ना ही कोई रिपल्जन। अब कोई फोर्स नहीं है तो कोई वर्क नहीं है। तो इनिशियली आपका ये जो Q1 चार्ज है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे असेंबल होने में इस पे वर्क डन लगेगा ज़ीरो, नील बटे सन्नाटा। ठीक, तो फिर जैसे ही ये चार्ज अपना आ जाएगा इधर, जैसे ही अपना Q1 चार्ज इधर से उड़ते उड़ते कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट पे। Q1 चार्ज अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये आके अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा। अब भाई ये चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सेटअप हो जाएगी ना खुद की। अभी तक देखो, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तब मैं बताता था ना कि एक टेस्ट चार्ज है, इस P पॉइंट पे आ रहा है, इस P पॉइंट पे ये चार्ज आ रहा है,
तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, वो किसकी होती थी, इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से ला रहे होते थे, ठीक, टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे होते, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती थी ऑलरेडी, पर इस Q1 चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी ऑलरेडी। तो ये Q1 चार्ज अपने आप इन्फिनिटी से आ गया, तो इस पे इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इनिशियली इस पे वर्क डन भी 0 था, ठीक है। अब जब ये चार्ज यहाँ पे सेटअप हो गया, ये भाई ने आया यहाँ पे आके अपना बिजनेस जमा लिया, अब इसका कोई राइवल आएगा तो भाई वो एक्सपीरियंस करेगा, दोनों के बिजनेस में थोड़ा सा कंपटीशन होगा। ऐसा ही होता है ना कि पहले अगर कोई जगह खाली है, कोई एक लोकेलिटी खाली है, तो उसमें एक बंदे ने आया वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, उस पर कोई फोर्स लगा, उस पर कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं था, उस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था, समझ रहे हो कि मतलब उसको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था उस जगह पे। उस लोकेलिटी में सिर्फ एक वही दुकान थी और एक वही दुकान काम कर रही है, समझ रहे हो, वही एक शॉप काम कर रही है वहीं पे, तो वहाँ पे तो भाई उसी का बोलबाल होगा, उसी का इन्फ्लुएंस होगा, तो उसने अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। अब अगर कोई दूसरा बंदा आना चाहे उसी के एरिया में, तब उस पर लगेगा कुछ इन्फ्लुएंस, तब उसको सोचना पड़ेगा कि इसकी शॉप यहाँ पे है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे, इसके शॉप में ये आइटम्स हैं, तो मेरे को अपने शॉप में आइटम रखने, चलो वो तो ठीक है, समझ रहे हो ना कि उसको उस पर इन्फ्लुएंस लगेगा, कुछ उस पर कुछ कंपटीशन होगा ऑलरेडी, इस पर कुछ प्रेशर होगा। तो वैसे ही है कि आपका ये जो चार्ज इन्फिनिटी से आएगा, इस पे कुछ वर्क डन ज़रूर लगेगा, ठीक। तो पहले तो हम ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं R, ठीक। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अब इस P पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। तो इस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन R, ठीक। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा ये, ठीक। अब देखो इस Q1 चार्ज को अपने को लाना है इन्फिनिटी से इधर, तो अब देखो इस पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस लगेगा, इस चार्ज का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन ज़रूर होगा, तो वो वर्क डन हम लोग ले लेते हैं W2, ठीक। W2 is the work done in bringing this Q2 charge from infinity to a point in an existing electric field। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा W2 इक्वल्स Q2 इंटू V1। अब ये Q2 इंटू V1 कहाँ से आया, ये बहुत बच्चों को दिमाग में नहीं आता है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद करना, V इक्वल्स W अपॉन Q0, ये फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें क्या होता था, आपका ये चार्ज होता था, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, ये आपका टेस्ट चार्ज होता था, इससे हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाते थे। तो देखो आपका वर्क डन किस पे होता था, टेस्ट चार्ज पे वर्क डन होता था। लाते कौन सा चार्ज थे हम लोग, Q0 लाते थे, तो Q0 यहाँ पे लगा, ठीक। और पोटेंशियल किसका बनता था, इसका पोटेंशियल बनता था। तो वैसे ही है, पोटेंशियल किसका बन रहा है, Q1 का बन रहा है P पॉइंट पे, वर्क डन किस पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है, और चार्ज कौन सा हम लोग लेके आ रहे हैं, Q2 लेके आ रहे हैं, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पे आपका W2 आ गया, W1 आ गया, W1 है 0, W2 है ये। अब इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, V1 को यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। अब इसको एक साथ लिख लो, तो W2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। ये W2 हो गया, यानी वर्क डन और ये वर्क डन, ठीक। तो अब टोटल वर्क डन निकाल लो, ये इसको हटा दे रहा हूँ, हाँ। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स W1 प्लस W2 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R।
अब दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेव्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ऑफ दीज टू सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो चीज़ें सही चल रही हैं, बिल्कुल हाँ सही है। ये आपका आ गया जनरल फॉर्मूला। अब देखो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही चार्ज हों, दो से ज़्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, तीन चार्ज हो सकते हैं, चार चार्ज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं। उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो क्वेश्चन अभी एक आध हम लोग डिस्कस करेंगे। पर अगर दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 का पेयर बना के चलो। मान लो अगर तीन चार्जेस दिए हुए हैं, ये तीन चार्जेस की इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सॉरी, है ना। तो इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ऐसे ये तीनों पेयर की निकाल लोगे और तीनों को ऐड कर लोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, ठीक। इसको मैंने आपकी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, 10 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। एक बार देख लोगे आराम से ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड MCQ आप और आसानी से कर पाओगे, तो ज़रूर देखना। अब आगे देखते हैं, अब आगे MCQs हैं। तो सबसे पहला MCQ देखते हैं। चार्ज 1 Q1 इक्वल्स प्लस Q, ये चार्ज 1 है, ये प्लस Q के बराबर है इसकी वैल्यू। चार्ज Q2 है, ये Q2 क्या है, प्लस 2Q के बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है। विच चार्ज हैज़ द हाइयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, तो विच चार्ज हैज़ द हाइयर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला फिलहाल लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को ध्यान में रहे। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ करता था, U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये होता था दो चार्जेस के लिए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और फिर इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फिर ये बताना है कि Q1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ये बताना है। ये चार ऑप्शन है, पहला है कि Q1 की ज़्यादा है मतलब ये वाली, दूसरा Q2 की ज़्यादा है यानी ये वाली, तीसरा बोथ है सेम या दोनों की सेम है, या चौथा है नन ऑफ द अबव। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। U1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q ये वाला चार्ज एंड Q1 की मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस Q, तो ये हो जाएगा Q, और डिस्टेंस क्या है R, ये हो जाएगा R, ठीक है। U2 निकालो, U2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड है 2Q इंटू 2Q, और डिस्टेंस क्या है 2R, तो 2R, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये गौर करो, U1 की पूरी वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, ठीक। U2 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, यानी यहां से आपको ये पता चल रहा है U1 इक्वल्स U2 me too, we both say that U1 equals U2 feel like that, yes, thank you। पता नहीं क्या बोला मैंने। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई अपने को कि नशे नहीं करने चाहिए। खैर ये चीज़ क्लियर हो गई कि U1 और U2 बराबर हैं, यानी कि बोथ हैव द सेम एनर्जी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने जीता है 5,000 रुपये। अब वो अपने आप को दे देना खुद से, मैं नहीं देने वाला। खैर तो ये था, ऐसा MCQ आ सकता है। अब देखो यही फिगर को यूज़ करके मैं एक और MCQ दिखाता हूँ, इसी के बाद है। इसी सेम फिगर को यूज़ करके एक और MCQ है। देखो फिगर वही है बट क्वेश्चन अलग है, तो मतलब एक ही चीज़ से आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो देखो बहुत थोड़ा सा फर्क होगा, देखना। अ चार्ज Q इज एट द ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लिया है 0। चार्ज Q1 इक्वल्स Q1 की वैल्यू ले ली है Q, एंड चार्ज Q2 इक्वल्स 2Q, इसकी वैल्यू ले ली है 2Q,
ठीक है। इफ ऑल द चार्जेज आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। विच चार्ज इज एट द हाइयर पोटेंशियल, अब मतलब ये वाला चार्ज यानी ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, तो कौन सा चार्ज हाईएस्ट पोटेंशियल पे या हाइयर पोटेंशियल पे है? तो इस पे यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल निकालो, V1 मान लेना उसको, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल निकालो, उसको V2 मान लेना, ठीक। अब यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से ही आएगा, मतलब देखो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इस चार्ज की वजह से ही आएगा, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो भी इस चार्ज की वजह से ही आएगा, तो वो इसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा होगा। तो V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R, ठीक। तो V1 आ गया, V2 आ गया। अब टोटल पोटेंशियल निकाल लो, V इक्वल्स V1 प्लस V2, नहीं सॉरी टोटल पोटेंशियल नहीं निकालना, आई एम सॉरी। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, V1 को देखो, V2 को देखो, क्यों की वजह से पोटेंशियल है ना, वो थोड़ी इनका रोल नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ हो गई, ठीक। तो पोटेंशियल तो इस चार्ज की वजह से ही डेवलप हो रहा है ना, तो ये तो चार्ज सेम रहेगा, बाकी डिस्टेंस का फर्क है। अब देखो R है और इधर 2R है इस वाले में, ठीक। तो देखो R बड़ा है कि 2R बड़ा है, जाहिर सी बात है 2R बड़ा है। अब देखो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा न्यूमरेटर उतना छोटा होगा, ठीक। तो यानी कि ये यहाँ पे देखो 2R इज ग्रेटर देन R, दैट इज वाई V2 विल बी स्मॉलर देन V1। तो यानी यहाँ पे आपका कौन सा बड़ा है, V1 इज द हायर पोटेंशियल, यानी चार्ज एट Q1 इज एट हायर पोटेंशियल, यानी इसका ऑप्शन होगा A, यानी आपका जो चार्ज Q1 है इट इज एट द हायर पोटेंशियल। आगे देखते हैं, a point charge Q is kept at each of the vertices of an equilateral triangle having side A, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं A, डिस्टेंस साइड का डिस्टेंस दे दिया गया है A। अब कह रहा है इसके हर एक वर्टेक्स पे आपका चार्ज रखा है Q, तो यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ठीक। अब कह रहा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, जैसे मैंने बताया था ना कि 3 चार्जेस का सिस्टम दिया है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और फिर इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। उसको नाम दे दो U1, U2 और U3। तीनों निकालो, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो U1 निकालते हैं। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, सिर्फ K लिख ले रहा हूं। तो K Q इंटू Q स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है A। U2 क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A। U3 क्या है, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A। तो देखो U1 आ गया, U2 आ गया, U3 आ गया, देखो तीनों वैल्यू की मैग्नीट्यूड सेम आ रही, तो यानी U इक्वल्स U1 प्लस U2 प्लस U3। तो ये हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, तीनों की क्वांटिटी सेम है, यानी ये हो जाएगा K 3Q स्क्वायर अपॉन A। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देख के देखो ये क्या है, K 3Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन क्या है, K 3Q अपॉन A, ये दूसरा